अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मिक्सअप प्रश्न होंगे और आपके केमिस्ट्री से पूरे प्रश्न होंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी क्लासेस करा रखी हैं यानी कि केमिस्ट्री की, तो उसे भी आप लोग जा करके जरूर देखें, क्योंकि आपको एक ही क्लास में सभी प्रश्न नहीं कराए जाएंगे। तो इसलिए जो है कई क्लासों में जो है धीरे-धीरे आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो पीछे का जो भी पढ़ाया गया आपको उसको को भी जाकर के आप लोग ज़रूर देखें। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी मिक्सअप प्रकार के प्रश्न यानी कि आपके हर प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला आपका प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि आपकी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों, उससे आप क्या समझते हैं उसको उदाहरण द्वारा आपको समझाना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे आप, जैसे आपका होता है क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी गति में प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपका क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया प्यारे बच्चों, तो वह अभिक्रिया होती है जिसकी प्रगति में जो होता है अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, यानी अभिकारक के कोई भी अणु यानी कोई भी अणु हो अभिकारक के, उसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जिसका वेग जो होता है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, वही आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अब आइए उसको उदाहरण से देखेंगे तो आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। तो उदाहरण आपका हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग। यानी कि आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का संयोग कराते हैं तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया का एकदम परफेक्ट उदाहरण बनता है। तो H2 और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, आपका प्लस Cl2 से, और किसकी उपस्थिति में, तो आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब इसकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में यानी कि H2 की अभिक्रिया जब Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी अणु का जो है सांद्रण एकदम चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया कराए आपका 2HCl डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी जो है अणु का सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आपकी क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया से जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब देखेंगे अपने अगले यानी दूसरे वाले प्रश्न को। तो दूसरा वाला प्रश्न हमारा है, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। यानी आपका वर्नर सिद्धांत की जो अभिधारणाएं है उसको लिखने के लिए आपसे पूछा है। और ये जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर या फिर आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका उप संयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर है उससे। तो आइए देखते हैं कि वर्नर सिद्धांत की आपकी अभिधारणाएं जो है कौन कौन सी हैं। तो वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं, यानी आपकी वर्नर जो सिद्धांत है उसकी अभिधारणाएं जो है निम्नलिखित हैं। पहली आपकी कौन सी है, उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, ब्रैकेट में लिखेंगे परमाणु या आयन, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक संयोजकता। यानी कि आपका उपसंयोजन यौगिकों में जो प्यारे बच्चों होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक आपका प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करता है और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। अब दूसरा जो इसकी अवधारणा है क्या होगा, धातु में अपनी प्रथम संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। यानी कि आपका धातु में जो है अपनी प्रथम संयोजकताओं और द्वितीय संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो आपका प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋण आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं।
तो अब देखेंगे इसमें तीसरी जो इसकी अवधारणा है क्या है, तो तीसरी अवधारणा है प्राथमिक संयोजकता आयनी और द्वितीयक संयोजकता अनआयनी होती है। यानी कि आपकी जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, आयनी होती हैं, और जो द्वितीयक संयोजकता होती हैं वो क्या होती हैं, तो अआयनी होती हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपसे पूछे वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए तो आप ये तीनों अभिधारणाएं लिख देंगे, तो आपका जो है 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो है एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है इन प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार कराए करिएगा। आपको पीछे भी जितनी हर सब्जेक्ट की क्लास एकदम प्रॉपर इसी तरीके से एकदम नोट्स के साथ कराई जा रही हैं, तो आप लोग जो एकदम बढ़िया से नोट करिए और क्लास को एकदम बढ़िया से तैयार करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको आप बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। अब आइए देखते हैं अपना अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न। अगला यानी तीसरा वाला प्रश्न है, लीजेंड क्या है, दो उदाहरण भी लिखिए। यानी आपका लीजेंड जो होता है वो क्या होता है, और इसके आपको क्या लिखने हैं, दो उदाहरण भी लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आप लिखेंगे, यानी लीजेंड होता क्या है और इसका उदाहरण क्या है। तो वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, लीजेंड कहलाती है। यानी कि आपका लीजेंड क्या होता है, तो वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जो है स्थायी रूप से जुड़ी होती है, वही आपका लीजेंड कहलाती है। यानी कि लीजेंड की आपकी हो जाएगी परिभाषा। अब इसके उदाहरण देखेंगे, आपसे उदाहरण पूछा था। तो K4 बड़े ब्रैकेट में Fe छोटे ब्रैकेट में CN6 और ब्रैकेट बंद। तो इसका आईपीएससी नामकरण हमने आपको पहले ही बता रखा है। अगर आपने आईपीएससी नामकरण का वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी जा करके जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अब आइए इसमें पहचान करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा लीजेंड। तो लीजेंड यही आपका होगा। तो ये आपका लीजेंड हो गया। और ये क्या है आपका, ये है केंद्रीय धातु परमाणु। यानी कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये आपका हो जाएगा धन आयन। तो यही है आपका जो ये वाला जो पार्ट है, यही लीजेंड वाला पार्ट है। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे। तो ब्रैकेट में आपका बड़े ब्रैकेट में Cu छोटे ब्रैकेट में NH3 का 4 होल के पावर आपका 2 माइनस। तो इसमें आपका जो लीजेंड है NH3 उसके आपका जो है टेट्रा। तो यही जो है आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका लीजेंड है। इसी प्रकार जो है ये आपका लीजेंड जुड़ा होता है। और लीजेंड की परिभाषा आपने देख लिया, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, लीजेंड कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि आपका जो विलियमसन संश्लेषण विधि है उसके द्वारा जो है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं उसका जो है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको बोलेगा। और ये प्रश्न जो है आपका 3 नंबर में या 2 नंबर में जो है प्यारे बच्चों पूछा जाता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये भी एक है। आपको जितनी भी अब क्लास कराई जा रही है सभी आपके जो है प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीटेड जो प्रश्न रहे हैं उन्हीं की क्लास कराई जा रही है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो। तो इसका देखेंगे आप, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा जो है डाई इथिल ईथर कैसे बनाया जाता है। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। यानी कि जब हम सोडियम एथॉक्साइड को जो है डाई एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। अब इसका रासायनिक समीकरण भी लिखने को बोला था। तो सबसे पहले हम लेंगे C2H5ONA, यानी कि आपका सोडियम एथॉक्साइड हो गया, प्लस में C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड। अब इसको जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या बनेगा, C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बनेगा, प्लस में आपका NaI बनेगा यानी कि सोडियम आयोडाइड बनेगा। तो क्या बोला था आपका, सोडियम एथॉक्साइड यानी कि आपका सोडियम एथॉक्साइड हो गया। इसकी अभिक्रिया एथिल आयोडाइड से कराते हैं। यानी कि इस सोडियम एथॉक्साइड को जब एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका डाई एथिल ईथर बनता है। और प्लस में आपका क्या बनता है, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। ये आपका डाई एथिल ईथर हो गया और ये आपका सोडियम आयोडाइड हो गया। और सोडियम एथॉक्साइड का और एथिल आयोडाइड की जब गर्म कर रहे थे तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है। अब चलते हैं अपने अगले यानी पांचवें वाले प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न पूछा है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि आपका जो ल्यूकास परीक्षण है वो क्या होता है और इसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आप लिखेंगे। तो लिखेंगे, यह प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्शियरी एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों
कि ल्यूकास अभिकर्मक ब्रैकेट में सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। यानी कि आपका ल्यूकोस जो परिचय होता है यह प्राइमरी रूप से क्या होता है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहलों में जो विभेद यानी कि एल्कोहलों की जो है पहचान करने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग आपका क्या हो गया कि ये जो है आपका ल्यूकोस परीक्षण प्राइमरी, सेकेंडरी या किसी प्रकार के जो एल्कोहल है उनकी पहचान करने में किया जाता है। और ये जो है भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक जो है सांद्र HCl और ZnCl2 के उपस्थिति में जो है गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी भी अल्कोहल में जब ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे आपका क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो आइए देखते हैं इसको अब आगे। तो ये आपका हो जाएगा ROH, यानी कि R आपका लगा है तो यानी कि एल्किल एल्कोहल हो जाएगा। तो ROH प्लस में आपका सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस में आपका यहाँ से H और O और H यहाँ से एक आपका H2O बनेगा, यानी कि आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। अब इसमें देखेंगे आप कि यही जो होता है धुंधलापन उत्पन्न करता है। जैसे कमरे के ताप पर जो है आपका टर्शियरी एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपका अगर ये एल्कोहल जो है, अगर जो एल्कोहल बनते हैं आपके जैसे एल्किल, आपका जो एल्कोहल बनते हैं तो ये आपके अगर टर्शियरी एल्कोहल होंगे तो आपके तुरंत धुंधलापन जो है कमरे के ताप पर उत्पन्न कर देंगे। यानी कि जो अल्कोहल बना रहेगा वो आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देंगे। दूसरा आपका है कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर जो अल्कोहल आपका रहेगा वो अगर सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल रहेगा तो वो जो है कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट के बाद जो है धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अगर बात करें अगले की तो कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल जो है धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः विलयन पारदर्शक होता है। यानी कि जो आपका अल्कोहल प्राइमरी रहेगा तो वह कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि विलयन जो है आपका पारदर्शक रहता है। तो आप देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल जो है तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है और सेकेंडरी अल्कोहल जो है 5 से 10 मिनट बाद जो है कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न करता है और जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है। तो आप जो है उम्मीद करते हैं ये भी जो है आपको क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका, ल्यूकोस परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार की यौगिक को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोग जो इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा और बाकी जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। एसजी एजुकेशन जोन हमारा ग्रुप है, वहाँ पर आपको ऐड करेंगे और वहाँ पर जो है ये सभी आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी तो वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला यानी छठवां वाला प्रश्न, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों। यानी कि जो आपका फिनॉल होता है प्यारे बच्चों अम्लीय होते हैं, लेकिन क्यों अम्लीय होते हैं ये आपको बताना है। तो फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं आइए देखते हैं। तो लिखेंगे फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि फिनॉल जो होता है उसको जब जल में घोलते हैं तो ये क्या देता है, आपका H+ आयन देता है तथा फिनॉक्साइड आयन देता है जो आपके अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसीलिए जो आपका फिनॉल होता है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। अब आइए इसको रासायनिक समीकरण की तरह देखते हैं, रासायनिक समीकरण से दर्शा करके। तो यहाँ पर आपका ये फिगर हो जाएगा फिनॉल का, यहाँ पर OH जुड़ा रहेगा आपका। फिनॉल को जब हम जल में घोलेंगे, किस में घोलेंगे तो जल में, तो आपका क्या देगा, फिनॉक्साइड आयन देगा और क्या देगा H+ आयन देगा, यानी H3O+ आपका देगा और फिनॉक्साइड आयन देगा, यहाँ पर आपका O- जुड़ा रहेगा। इसी कारण जो है आपका फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि फिनॉल अम्लीय होते हैं तो क्यों होते हैं, तो आप लिखेंगे कि फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनॉल आपका अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। और ये जो है आप रासायनिक समीकरण दे देंगे जिससे आपका जो है एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी 7वें वाले प्रश्न पर। तो 7वां वाला प्रश्न है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी डाई एथिल ईथर बनाने की जो है आपकी प्रयोगशाला विधि का वर्णन करने के लिए बोल रहा है और संबंधित जो आपकी अभिक्रियाएं हैं उनका रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आप लिखेंगे। तो लिखेंगे आप प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल की अधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी कि आपका प्रयोगशाला में जो है डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के
अधिक और सांद्र H2SO4 को जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपका डाई एथिल ईथर जो है प्रयोगशाला में बनता है। तो आइए इसको रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। तो आपका C2H5OH प्लस HHSO4 यानी कि ये आपका जो है H2SO4 भी लिखते हैं या फिर HHSO4 लिखें, आपका होगा क्या, ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 ही होगा। इसको जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर या गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा C2H5 HSO4 प्लस में H2O यानी कि आपका जब एथिल अल्कोहल ये आपका हो गया C2H5OH प्लस में आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कि कुछ किस पे गर्म करेंगे 100 से 110 डिग्री पर गर्म करेंगे तो आपका बनेगा C2H5 HSO4 यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा प्लस में आपका जल बनेगा। अब इसके आगे आपका जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो आपका है इसकी अभिक्रिया जब हम एथिल अल्कोहल से इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री पर गर्म करेंगे तब हमारा क्या बनेगा डाई एथिल ईथर बनेगा। तो आइए इस अभिक्रिया को आगे करते हैं। तो जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5 HSO4 प्लस आपका एथिल अल्कोहल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे C2H5OH से और कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपका क्या बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका डाई एथिल ईथर बनेगा। यानी कि सबसे पहला आपका काम क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनेगा। और जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका डाई एथिल ईथर बनेगा और H2SO4 बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है आपसे जब पूछेगा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तो इसी प्रकार से आप समीकरण देके रासायनिक और ऊपर जितना हमने लिखा है उसी प्रकार से लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा लॉन्ग में भी लिखना पड़ेगा। तो अब संबंधित इसकी अभिक्रियाएं देखते हैं। तो संबंधित अभिक्रियाओं में सबसे पहला देखेंगे H2O के साथ अभिक्रिया यानी डाई एथिल ईथर का जो है H2O के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो ईथर साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित होता है। यानी कि आपका जो ईथर होते हैं साधारण परिस्थितियों में जो है प्यारे बच्चों अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होते हैं। यानी कि जो ईथर आपके होते हैं साधारण परिस्थितियों में बात करें तो क्षारों या अम्लों द्वारा जल अपघटित ये नहीं होते हैं। अगर इनकी जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करें तो डाई एथिल ईथर जो है बहुत ही कठिनाई के द्वारा एथिल अल्कोहल में जो है जल अपघटित होते हैं। अब देखेंगे इसका रासायनिक समीकरण कैसे है जो है जल अपघटित होते हैं। तो डाई एथिल ईथर ले लेंगे यानी C2H5O C2H5 और इसके दो अणु माफ करिए C2H5O और C2H5 आपका ले लेंगे यानी डाई एथिल ईथर और इसको जो है जल अपघटित करेंगे H2O यानी जल जो है आपका और किसकी उपस्थिति में तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका क्या बनेगा C2H5OH और इसके जो है आपके दो अणु बनेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर को जब जल अपघटित करेंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में तो आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका एथिल अल्कोहल बनेगा। और बहुत ही कठिनाई से जो है ये अभिक्रिया होती है, आपने ऊपर पढ़ा ही है। क्योंकि जो ईथर होते हैं साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है इनको उच्च दाब और उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से जो है एथिल अल्कोहल में और जल अपघटित होता है। तो अब देखते हैं इसकी दूसरी संबंधित अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है ठंडे HI के साथ अभिक्रिया यानी जब इसकी जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या अम्ल आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे ठंडे HI के साथ अभिक्रिया तो क्या होगा डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र हाइड्रिआइडिक अम्ल HI से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल अल्कोहल बनता है। यानी कि जब डाई एथिल ईथर की जो है ठंडे सांद्र हाइड्रियाडिक अम्ल यानी HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका एक अणु जो है एथिल आयोडाइड का बनता है और एक अणु जो है एथिल अल्कोहल बनता है। तो आइए जो है इसको रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे आपका C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर ले लेंगे और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे HI यानी कि हाइड्रियाडिक अम्ल से कराएंगे। तो आपका क्या बनेगा C2H5I बनेगा प्लस में C2H5OH बनेगा यानी कि आपका एथिल आयोडाइड बनेगा और क्या बनेगा एथिल अल्कोहल बनेगा। जैसा कि आपने पढ़ा कि डाई एथिल ईथर की ठंडे सांद्र
हाइड्रियार्डिक अम्ल HI से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड बनता है और एक अणु जो है एथिल एल्कोहल बनता है। तो आप ले लेंगे C2H5 OC2H5 और इसकी अभिक्रिया यानी डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI यानी कि हाइड्रियार्डिक अम्ल से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा और क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। अब देखते हैं इसकी तीसरी अभिक्रिया, क्योंकि 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो 3 अभिक्रिया लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि कम लिखेंगे तो आपको 5 नंबर तो पूरा मिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहा है ये प्रश्न। अब देखेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, यानी जब इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो आपका क्या होता है, तो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाते हैं। यानी आपका जो डाई एथिल ईथर होता है प्यारे बच्चों, इसकी अभिक्रिया जो एसिटिल क्लोराइड से जब निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका एल्किल क्लोराइड तथा एस्टर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपका लेंगे C2H5 OC2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर प्लस में आपका इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, CH3COCl से यानी एस्टिल क्लोराइड से, और किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल ZnCl2 लीजिए या फिर निर्जल AlCl3, इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस में आपका CH3C2H5 यानी कि आपका एथिल क्लोराइड बनेगा और एथिल एसीटेट बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका डाई एथिल ईथर जो है एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके आपका क्या बनाता है, तो एल्किल क्लोराइड बनाता है और आपका क्या बनाता है, एथिल एसीटेट बनाता है। तो ये जो है आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा डिटेल में गया है। अगला यानी 8वां वाला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करोगे। यानी कि आपको इसमें क्या देना रहता है, सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना रहता है कि ब्लीचिंग पाउडर से आप क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करोगे, और आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर से आप क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर पर HCl या H2SO4 की क्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यानी कि आपका जब ब्लीचिंग पाउडर पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जो होती है तो आपका क्या होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। आइए इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा CaOCl2 प्लस में आपका H2SO4, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, CaSO4 प्लस में आपका जल बनेगा और प्लस में आपका क्लोरीन गैस, यानी कि यही हमें जो है प्राप्त करनी थी। तो आपका जो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, और इसको तो आप सब लोग जानते हैं जल होता है, और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जब H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा और जल बनेगा, और हमें जो प्राप्त करना था यानी क्लोरीन गैस प्राप्त करना था तो आपका क्लोरीन गैस बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है हम ब्लीचिंग पाउडर से जो है क्लोरीन गैस प्राप्त करेंगे, और जब भी आपसे पूछे इसी प्रकार से आप समीकरण देंगे, और आप जो है इसमें नाम नहीं लिखना रहता है, लेकिन आपको इसलिए दर्शाया गया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग एकदम बढ़िया से समझ जाएं। अब देखेंगे अगला यानी 9वां वाला प्रश्न कि संक्रमण तत्व क्या है, इनके 4 प्रमुख गुण लिखिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछेगा कि संक्रमण तत्व क्या है, और अलग से एक अलग क्वेश्चन में पूछ देगा इनके 4 प्रमुख गुण लिखिए, यानी संक्रमण तत्व के 4 प्रमुख गुण लिखिए। या फिर आपको कभी कभी एक ही में दे देता है तो हम एक ही में बात कर लेते हैं, अगर अलग अलग भी देगा तो आप लोग अलग अलग लिख देंगे। तो लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर जो है अलग अलग ही देता है, कि कभी कहीं पूछ लेगा संक्रमण तत्व क्या है, और कहीं पूछ लेगा कि इनके 4 प्रमुख गुण लिखिए, यानी संक्रमण तत्व के 4 प्रमुख गुण लिखिए। तो एक ही में हम देख लेते हैं, आपका दोनों प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आपका संक्रमण तत्व होता क्या है। तो वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि आपका संक्रमण तत्व होते क्या हैं, तो वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, उन्हीं को आपका डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
और ये जो आपके तत्व होते हैं यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, यानी कि आपके जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो यस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो इसे आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, बहुत ही बढ़िया और मजेदार प्रश्न है। अब देखेंगे संक्रमण तत्व की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण या फिर प्रमुख गुण। तो इसके 4 प्रमुख गुण आपको लिखने थे। तो पहला आपका हो जाएगा, इसमें इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। यानी संक्रमण तत्व जो आपके होते हैं इनमें क्या होती है प्यारे बच्चों, तो धात्विक चालकताएं उपस्थित होती है, यानी धात्विक चालकता उपस्थित होती है। दूसरा क्या होता है, ये संकर आयन बनाते हैं, यानी कि आपका जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, तो संकर आयन बनाते हैं। यानी कि संक्रमण तत्व का पहली विशेषता होगी, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। दूसरा आपका ये संकर आयन बनाते हैं। तीसरा आपका ये रंगीन लवण बनाते हैं, यानी कि आपके जो संक्रमण तत्व हैं ये क्या बनाते हैं, तो रंगीन लवण बनाते हैं। और चौथा जो आपका हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। यानी आपके जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। यानी कि इनकी 4 विशेषताएं जो है ये हो जाएंगी। पहला क्या था, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। दूसरा ये संकर आयन बनाते हैं। तीसरा आपका ये रंगीन लौड़ बनाते हैं। और चौथा ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है, आप जब भी पूछे आपसे बोर्ड एग्जाम में संक्रमण तत्व क्या है, तो आप इतना लिख देंगे कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और आपसे जब इनके 4 लक्षण पूछे तो पहला आप लिखेंगे इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। दूसरा लिख देंगे ये संकर आयन बनाते हैं। तीसरा आपका ये रंगीन लवण बनाते हैं। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। तो इतने ही प्रश्न जो है आज की क्लास में आपके लिए लाए थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी। आप इन सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। बाकी ऐसी क्लास आपके लिए जो है एग्जाम तक एकदम कंटिन्यू चलेंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है सब आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। और आपको नोट्स में अगर दिक्कत बनाने में हो तो आप लोग बताइएगा, इन्हीं सब का आपको पीडीएफ बना करके वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और पीछे की जितनी भी क्लास आप लोगों को कराई गई हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो या फिर आपकी केमिस्ट्री की हो, आप सभी क्लासों को एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। क्योंकि उनमें भी जो है आपका इसी प्रकार के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, आपके प्रोज के क्वेश्चन आंसर, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर या सभी सब्जेक्ट का हो, सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आंसर के साथ बताया गया है, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसमें आपको 1% की भी कमी ना दिखाई दे। तो आप लोग उन क्लासों को भी जा करके जरूर देखें और अपनी तैयारी को जो है एकदम मजबूत से मजबूत तरीके से बनाएं, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर जो है पा सकें। तो आप लोग जो है इस क्लास को भी एकदम पूरा वॉच करिएगा आप लोग। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब एकदम ना करना भूलिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए लिख करके बना रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग इन क्लासों को जरूर देखिए, पूरा पूरा वॉच करिए, ताकि अपनी बोर्ड एग्जाम। और फिर से आपको बता दें, अगर नोट्स में आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि जो है हम आपको इसका पीडीएफ बना करके दे सकें। बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको रोज इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।